हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है वेलोसिटी एंड स्पीड। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। क्लियर? तो हम इस चैप्टर में जो हमारा एक्चुअली काइनेमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, और काइनेमेटिक्स में भी क्या है, काइनेमेटिक्स इन 1D, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब इसमें बात करी थी हमने मोशन की, और मोशन की जब भी बात आती है तो हमारा मोशन का मतलब होता है कि किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज होना टाइम के साथ। ठीक है, पोजीशन का चेंज होना मतलब पोजीशन वेक्टर का चेंज होना, क्योंकि पोजीशन कौन बताता है? पोजीशन वेक्टर, स्पेस कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो जो वेलोसिटी हमारे पास है वो क्या होगी? देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स वाई जेड। ठीक है, कोई पार्टिकल है जो पोजीशन P1 पे है, ए ले लीजिए, चलो ए, इसका पोजीशन वेक्टर है R1। ठीक है, फिर ये यहां से कहाँ पहुंच जाता है? पोजीशन B पे पहुंच जाता है, जिसका पोजीशन वेक्टर है R2। ठीक है, और ये यहां से यहां पहुंच गया A to B। ठीक है, इसका जो यहां पे मान लेते हैं कि ये जब यहां से चला तो हमने टाइम नोट किया, तो t इज इक्वल टू क्या टाइम था? T1 टाइम था। ठीक है, और ये यहां जब पहुंचा तो टाइम हो गया T2, और यहां से यहां तक चलने में इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो डेल्टा आर वेक्टर। कुछ याद आया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वेलोसिटी की वो बताता हूं। देखिए, वेलोसिटी क्या होती है एक्चुअली? रेशियो ऑफ displacement to the time taken is known as velocity। ठीक है, it is denoted by v वेक्टर। ठीक है, तो हम इसको बहुत ही सिंपल ऐसे लिख सकते हैं हम, r वेक्टर या फिर x वेक्टर। ठीक है, तो जनरल हम इसको r वेक्टर से ही लिखते हैं। देखिए, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखिए, हम डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बता रहे हैं टाइम के साथ, और डिस्प्लेसमेंट तो क्या था हमारे पास? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो v वेक्टर है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्चुअली पहले मैं ऐसे लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम। ठीक है, तो v वेक्टर हमारे पास आएगा r वेक्टर बाई टाइम। ये एक बेसिक डेफिनेशन इसकी है डिस्प्लेसमेंट की। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिर इसके अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कहाँ होगी? अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगी ना, तो अलोंग आर वेक्टर। क्या बोलेंगे? अलोंग डिस्प्लेसमेंट मीन्स आर वेक्टर। ठीक है, और इसमें इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? ये बहुत ही कॉमन सी बातें हम पढ़ रहे हैं। देखिए, वेलोसिटी क्या होता है? रेशियो होता है किस किस का? जो पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया किसी गिवन टाइम इंटरवल में, वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय वो टाइम इंटरवल। तो सिंपली आर वेक्टर ट्रैवल किया मान लो, और टी टाइम लगा, तो आर वेक्टर बाई टी। ठीक, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायरेक्शन होगी मीन्स वेक्टर है, तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी? अलोंग द आर वेक्टर।
ऐसा यूनिट देखिए इसकी मीटर होती है, इसकी सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड, ठीक है। और CGS यूनिट क्या हो जाएगी इसकी सेंटीमीटर पर सेकंड, CGS यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, क्लियर। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको देखिए वेलोसिटी के बारे में जो बेसिक सा डेफिनेशन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल टू द टाइम टेकन, जो डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रैवल किया उसमें कितना टाइम उसको लगा, ठीक है। अच्छे से एलैबोरेट करेंगे इसको भी। अगर मैं इसके साथ साथ इसकी स्पीड के बारे में बताना चाहूँ तो देखिए स्पीड क्या होता है हमारे पास, सिंपल देखिए एक डिस्प्लेसमेंट होता था तो उसके साथ एक क्या होती थी डिस्टेंस भी होती थी। तो ये सिंपली क्या होगा रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टाइम टेकन इज नॉन एज स्पीड, ठीक है। तो डिनोटेड बाय सिंपली v, इसको हम ओनली v से लिखेंगे, ठीक है। देखिए सिर्फ v लिखना, एक्चुअली v क्या है, ये एक तरह से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड को अगर डायरेक्शन दे दे तो वो क्या बन जाता है वेलोसिटी बन जाता है। लेकिन ये क्या हमारे पास स्पीड ओनली होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। मीन्स v इज इक्वल टू हो जाएगा r/t, या हम ये भी लिख सकते हैं s/t। वो डिपेंड करता है हम डिस्टेंस को किससे डिनोट कर रहे हैं, r से कर रहे हैं या हम s से कर रहे हैं, ठीक है। सिंपली यही सेम चीज़ें हम ये एक स्केलर क्वांटिटी है देखो, तो डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं होगा इसमें, स्केलर क्वांटिटी है बट यूनिट तो होगी इसमें SI यूनिट वही सेम मीटर पर सेकंड, इसकी मीटर इसकी सेकंड, और इसकी यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की मीटर, इसकी क्या होती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, तो यूनिट तो वही रहेंगी। जैसे डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर होती है, वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट क्या रहेगी मीटर पर सेकंड, ठीक है। CGS यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है रेशियो है किसका डिस्टेंस और टाइम का, वेलोसिटी क्या है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है, ठीक है। अब हम इसको देखिए थोड़ा सा आगे एलाबोरेट करते हैं। हमने देखिए अभी स्टार्ट में ये बनाया था कि A से B तक का मोशन लिया है, ठीक है। बेसिक डेफिनेशंस हमें पता चल चुकी हैं, स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। अब जरा देखें इसके अकॉर्डिंग, भाई A से B तक जाने का टाइम इंटरवल क्या है, टाइम टेकन या फिर टाइम इंटरवल इन मूविंग फ्रॉम A टू B, तो उसको हम लिखते हैं डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। भाई जो टाइम इंटरवल या चेंज इन टाइम कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तो होगा। फाइनल क्या है A से B गए ना, तो फाइनल R2 और इनिशियल पोजीशन, तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अच्छा ये जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2, ठीक है। दो जो पोजीशन हमारे पास A और B हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हैं स्पेस कोऑर्डिनेट्स x y z में, ठीक। तो बताइए कि यहाँ से देखो, अब मैं
एक नई टर्म इसमें डिफाइन करूंगा जिसको क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी उसको लिखेंगे वी एवरेज, ऊपर वेक्टर, और उसका फॉर्मूला होगा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है एक्चुअल में हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक है। जैसे हमारे पास मोशन होती है, एक यूनिफॉर्म मोशन होती है और एक हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। अगर हम इसको देखना चाहें अलग से, देखिए एक यूनिफॉर्म मोशन होती है और एक हमारे पास क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है, आप लिख लीजिए कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब वो कांस्टेंट, एक्चुअली हम ये क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी की या स्पीड, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है। अगर वेलोसिटी की बात करें तो उसमें डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी, क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो वो दोनों तरीके से हो सकती है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन, या फिर दोनों चीजें चेंज हो। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म समझ में आया, मान लो वो हर सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल करता है। ठीक है। हर सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो क्या हो गया, इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम, राइट। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, मान लो पहले सेकंड में 5 मीटर चला, दूसरे सेकंड में 3, तीसरे में हो सकता हो 8 चल गया, फोर्थ सेकंड में मान लो 2 मीटर चला। तो ऐसे में क्या होगा, वेरिएबल, क्या बोलते हैं इसको, ये वेरिएबल वेलोसिटी और वी कैन से दैट स्पीड। ठीक है। तो ये हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये कांस्टेंट स्पीड से चलता रहे, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन है वो। और अगर वो वेरिएबल स्पीड या वेलोसिटी से चलता है, मतलब बार बार उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मान लो हम किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचे, हमसे पूछा कि किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से आए हैं आप। अगर हम कांस्टेंट से गए हैं तो बता देंगे कि हम इस कांस्टेंट स्पीड से आए हैं, चेंज हुई नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन जब बात आए कि वेरिएबल स्पीड से गए हैं, अगर हम किसी व्हीकल को लेके, अपने बाइक को, अपनी गाड़ी को लेके एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं, तो डेफिनेटली हम कांस्टेंट स्पीड से नहीं जाते, हमारी स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है। और हमसे कोई पूछे कि किस स्पीड से आए हो, तो ऐसे में आप क्या जवाब देंगे, तो आप उस केस में क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज। एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टू द टोटल टाइम टेकन। क्लियर। अब देखिए जो डेल्टा आर है हमारे पास, वो क्या है एक्चुअल में, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, वी एवरेज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइड बाई T2 माइनस T1, ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है। अभी वेक्टर फॉर्म में हम चल रहे हैं, वेक्टर लगाया हुआ है हमने। क्लियर। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो R2 क्या है हमारे पास और R1 क्या है। R1 है हमारे पास x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, यही तो है। देखो x1 y1 z1 R1 के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। R2 क्या है भाई, वो हमारे पास है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, राइट। हमें चाहिए R2 माइनस R1, तो निकाल लेंगे। हमारे पास क्या आएगा, देखो मैं सीधा ही पुट कर देता हूं इसमें। वी एवरेज क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो R2 माइनस R1 का मतलब है आई के सब्ट्रैक्ट कर लो, जे वाले और के वाले।
तो आ जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है, और साथ में आई कैप डिवाइड बाई T2 माइनस T1, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 साथ में j कैप जो इसकी डायरेक्शन बता रहा है T2 माइनस T1, ये तो सभी के नीचे रहेगा, और Z2 माइनस Z1 k कैप बाई T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ये आएगा डेल्टा x आई कैप बाई डेल्टा t प्लस डेल्टा y बाई डेल्टा t j कैप प्लस डेल्टा z बाई डेल्टा t k कैप। ये हमारे पास v एवरेज आ गया अलग अलग i कैप j कैप और k कैप के टर्म में, मीन्स x के अलोंग y के अलोंग और z के अलोंग आ गया हमारे पास ये क्या, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो v एवरेज अलोंग x क्या आएगा, डेल्टा x बाई डेल्टा t आई कैप, v एवरेज अलोंग y वो आएगा डेल्टा y बाई डेल्टा t j कैप, ठीक है। और एक आ जाएगा हमारे पास v एवरेज अलोंग z डेल्टा z बाई डेल्टा t k कैप। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है तो i कैप j कैप और k कैप यहाँ से हटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा x में, y में, z में, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास उसको अगर टाइम इंटरवल से डिवाइड करते हैं तो हमें एवरेज वेलोसिटी, मतलब अगर वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम है, अच्छा अगर यूनिफॉर्म मोशन में हो तो एवरेज भी वही रहेगा, ठीक है, जो हमारा इंस्टेंटेनियस है। अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये लिख देता हूँ, v एवरेज हमने ये वाला निकाला हुआ है, अलग अलग कंपोनेंट फॉर्म भी देख चुके हम इसकी, x y z में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। देखिए हो सकता है कि कोई यहाँ से डायरेक्ट यहाँ ना आया हो, वो हो सकता हो कि यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे करके ऐसे यहाँ आया हो, इस रास्ते से आया हो, तो इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो मान लो s है यहाँ पे, ठीक है, क्या है s। तो अगर ये मैं इस यहाँ पे लिख देता हूं, ये क्या है, डिस्टेंस। तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो एवरेज स्पीड क्या होती है एक्चुअल में, अगर डेफिनेशन लिखना चाहें इसकी तो लिख सकते हैं, इट इज द टोटल डिस्टेंस traveled to the total time taken, ठीक है। तो ऐसे में v एवरेज, इस पे वेक्टर नहीं लगाएंगे, स्पीड है, ये हो जाएगा s, मैं इसको स्मॉल ही लिख देता हूँ, ठीक है, s बाई डेल्टा टी। भाई टाइम तो डेल्टा टी लगा है मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है, लेकिन अब की बार ये ऐसे घूम फिर के आया, और हमने जो घूम फिर के आया ना उसी का क्या लेना है, लेंथ लेना है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, स्पीड। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। तो ये हमारे पास क्या है, ये है एवरेज स्पीड, ठीक है। अगर देखो अब मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो देखिए मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी वेक्टर में कि मैं इस v एवरेज जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ओनली v एवरेज से भी लिख सकता हूं,
लेकिन v एवरेज तो यहाँ स्पीड है। अगर मैंने ये सिर्फ v एवरेज लिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड है। लेकिन अगर मैं इस पे वेक्टर लगा के फिर मोड लगाता हूँ तो इसका मतलब ये क्लियर है कि ये v एवरेज वेक्टर है, मतलब ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। अगर ये ऐसा लिख दिया जाए तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ये क्लियर नहीं है यहाँ पे, यहाँ क्लियर है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई डेल्टा टी, ठीक है। इन दोनों को ना डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। वी एवरेज वेक्टर बाई वी एवरेज स्केलर इज इक्वल टू डेल्टा आर मैग्नीट्यूड बाई डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा टी इसमें ऊपर चला गया और ये एस नीचे, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। हमारे पास क्या आया, ये जो v एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ये नीचे स्पीड है एवरेज, यह आ जाएगा डेल्टा आर वेक्टर बाई एस, ठीक है। अब हमें पता है कि जो डेल्टा आर है ना, ये एस से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये इससे क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा। पिछली क्लास में देखा था ना हमने कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती, या तो इसके इक्वल हो सकती है, उससे कम रहेगी। इसका मतलब है कि डेल्टा आर एज डेल्टा आर वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू एस, या तो इसके इक्वल होगा या इससे कम होगा। तो ऐसे में हमारे पास v एवरेज वेक्टर डिवाइड बाई v एवरेज क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू, बताए। देखो रुको एक मिनट, अगर डेल्टा आर हमारे पास क्या है, या तो लेस देन है या इक्वल। अगर ये इक्वल टू हुआ तो रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर ये कम है, ठीक है, और ये ज़्यादा है तो इसका रेशियो क्या आएगा, लेस देन 1 ही आएगा ना। समझ रहे हैं बात भाई, ये दोनों इक्वल हुए तो क्या आएगा, इक्वल टू 1। और अगर ये वाला कम हुआ ये वाला ज़्यादा, जो कि ये ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, ये कम ही होगा इससे, तो या तो इक्वल टू 1 या इससे कम, कम में फिर लेस देन 1 आएगा, मीन्स लेस देन इक्वल टू 1। तो हमारे पास v एवरेज वेलोसिटी लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, v एवरेज आ गया। मीन्स एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारे पास, स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती, या तो स्पीड के इक्वल हो सकती है या स्पीड से क्या रहेगी, कम रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखो एक चीज़ तो हमने देखा कि जो स्पीड या वेलोसिटी जो भी है वो इस तरह से है, r2 माइनस r1 बाई t2 माइनस t1, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। मतलब बहुत, ये हमारे पास एक इंटरवल है, मीन्स दो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी नहीं हो सकती है ना, वो दो पॉइंट के बीच का हम वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और उनके जो टाइम लगा वहां से वहां तक, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा ये क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो फिर मान लीजिए कि हम वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहे हैं, ठीक है, और अगर वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहे हैं तो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमारी स्पीड क्या है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। अब कहोगे आप पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्पीड कैसे निकल सकती है, क्योंकि वो तो इंटरवल होना चाहिए हमारे पास। तो ये इंटरवल जो नीचे वाला है, टाइम इंटरवल, ये इतना ज़्यादा स्मॉल हो जाए कि बहुत ही स्मॉल हो, ये लगभग एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ही उसको कंसिडर कर लेंगे हम, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या आता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, ये क्या होगी कि
velocity of a moving particle, क्या इसमें दोनों चीजें लिख देता हूं मैं, देखो स्पीड भी लिख लीजिए इसके साथ ही इंस्टेड, ये स्पीड या वेलोसिटी, और यहां भी इसके साथ स्पीड, ठीक है। मीन्स वेलोसिटी और स्पीड ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग इट्स मोशन, is known as instantaneous speed और velocity, ठीक है। जैसे हमने लिखा था हमारे पास कि फॉर्मूला क्या था, v एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था डेल्टा आर वेक्टर बाई डेल्टा टी, ये एवरेज का था ना। देखिए ये जो डेल्टा आर मैं पहले बता चुका आपको, डेल्टा में जो लिखा हो ये लार्ज इंटरवल होता है, ये वाला क्या होता है, लार्ज इंटरवल। लार्ज इंटरवल में अगर हम वो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ये, तो ये एवरेज बताएगा। याद हो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था उस टाइम पे, बताया था ये जो डेल्टा से लिखा जाएगा ये क्या है, ये लार्ज इंटरवल के लिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखिए वी एवरेज, एक मिनट, ये वी इंस्टेंटेनियस हो जाएगा कब, जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाए, ठीक है, और डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। कहने का मतलब ये है कि ये जो डेल्टा टी है ना, ये 0 तो नहीं, ये एरो के साथ 0 लिखने का मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसका मतलब होता है कि 0 तो नहीं है डेल्टा टी, बट 0 से कुछ ज़्यादा भी नहीं है, बहुत ही स्मॉल है। तो ऐसे केस में इसको कैसे लिख देते हैं, ये होता है v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। v इंस्टेंटेनियस, यहाँ सिंपली v से लिख सकते हैं हम इसको। और अगर स्पीड लिखना चाहें तो स्पीड हो जाएगी सिंपली डी आर बाई डी टी, मतलब वहाँ से आप क्या हटा लीजिए, वेक्टर हटा लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस, और एक चीज़ और इसमें देखो, हमारे जो भी व्हीकल होते हैं ना, उनमें एक जो मीटर लगा होता है जो हमें स्पीड बता रहा होता है, वो क्या बता रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा है। उस मीटर का नाम क्या है, स्पीडोमीटर। इंस्टेंटेनियस स्पीड is measured by the speedometer। देखिए अगर गाड़ी खड़ी है तो वो उसकी स्पीड 0 बताता है ना, अगर चल रही है, तेज चल रही है तो ज़्यादा बताएगा, स्लोली चल रही है तो कम बताएगा। इसका मतलब ये है कि वो जो जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम देख रहे हैं वो उसकी स्पीड बताता है, दैट इज स्पीडोमीटर। ओके, देखिए दो टर्म्स हो रहे हैं इसमें, एक तो है यूनिफॉर्म स्पीड और एक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। ये मैंने अभी अभी बताया भी था आपको यूनिफॉर्म मोशन के टर्म में। अभी देखिए यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड और इज सेट टू बी हैव uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time। or an object moves with constant speed
या तो हम ये कहें कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, या ये कहें इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम विद हाउएवर डायरेक्शन में चेंज। इसमें डायरेक्शन चेंज होती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे है। तो फिर हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, समझ गए होंगे आप क्या हो सकती है। देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी हैव uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time and in same direction, or we can say that without changing the direction। मतलब अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब है कि वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता हुआ जा रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई तब भी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज। वेलोसिटी changes by magnitude changes और डायरेक्शन चेंजेस और बोथ। वेलोसिटी चेंज हो सकती है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, या फिर दोनों चेंज होते रहें, ठीक है। ऐसे में वेलोसिटी चेंज हो जाती है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही तो हम उसको क्या कहेंगे, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। आप इनको एक बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, कहता है एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन मोशन होगी तो मतलब डायरेक्शन फिक्स, और कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड फिक्स। कांस्टेंट वेलोसिटी वैसे बोल दिया तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही फिक्स हो गए। तो अगर मान लो मैं 10 मीटर पर सेकंड से सीधा चला जा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं यूनिफॉर्म मोशन में हूँ, ठीक है। अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड से सीधा ना चल के इधर उधर ऐसे डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा हूँ तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन में नहीं हूँ, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल रहेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया तो पाथ भी वही है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी वही है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहेंगे। एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हैव सेम वैल्यूज इन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, मैं अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूँ तो मेरी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तब भी क्या आएगी, 10 मीटर पर सेकंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछेंगे तब भी क्या रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड। चेंज तो हो ही नहीं रही ना, तो किसी भी इंस्टेंट पे पूछ लीजिए वेलोसिटी क्या मिलेगी, 10 मीटर पर सेकंड। और अगर मैं एवरेज निकालूंगा फिर तो वो भी क्या आएगी, 10 मीटर पर सेकंड। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों क्या होती है, इक्वल। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में चलाना है तो उसके लिए हमें किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। मीन्स अगर एक बार कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको उसी मोशन में कंटिन्यू रखने के लिए हमें नेट फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। नो नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड। मीन्स अगर कोई 10 मीटर पर सेकंड से चल पड़ा तो चल पड़ा, कंडीशन ये है कि फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, सरफेस पे, तो वो 10 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहेगा। वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम इंटरवल, ठीक है। मगर यूनिफॉर्म मोशन है तो मान लो 1 सेकंड से 2 सेकंड तक उसकी 10 मीटर पर सेकंड है, तो 8 सेकंड से 10 सेकंड भी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच का निकालेंगे तब भी क्या आएगी, 10 मीटर पर सेकंड आएगी। तो वो वेलोसिटी है वो डिपेंड नहीं करती कि हमारा जो टाइम इंटरवल कौन सा ले रहे हैं, ठीक है। और वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन। चॉइस ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि हम कहाँ से मेजर करने लगे उस मोशन को। मोशन मान लो पहले से ही थी, हम यहाँ से करने लगे ना, तो फिर
उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी 10 मीटर पर सेकंड। अगर मैं यहाँ से करने लगा तब भी 10 ही रहेगी, यहाँ से करने लगा मेजर तब भी 10 ही रहेगी। कहने का मतलब चॉइस ऑफ ओरिजिन अगर हम चेंज कर लेते हैं तब भी जो वेलोसिटी है वो क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं यूनिफॉर्म मोशन की, इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आगे मैं आपको जो अभी तक हमने पढ़ा ना उसका कंक्लूजन बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि हम अभी तक हमने किया क्या। देखो, एक तो सबसे पहले बात थी कि जो एवरेज वेलोसिटी है वी एवरेज, वेलोसिटी की जब भी बात आएगी तो हमारे पास हमेशा फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है उन्हीं से लेना देना होगा हमें। ये लाइक दिस मीन्स फाइनली वो R2 पे है, पहले वो कहाँ था, R1 पे था। कहाँ से आया है, किस रास्ते से आया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, वो क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी है ये हमारे पास। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या था, एवरेज स्पीड। अगर एवरेज स्पीड की बात करेंगे ना तो उसमें जैसे मान लीजिए यहाँ से चला, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ठीक है, ये S1 डिस्टेंस A से लेके B तक, फिर ये S2 डिस्टेंस है, D तक मान लो S3 है, D से और E तक मान लो S4 है। वो A से चल के E पे पहुँचा है, राइट। तो ऐसे केस में हमारे पास जो एवरेज स्पीड है वो क्या आएगी, और यहाँ मान लो टाइम T1 लगा, इसमें मान लो T2 लगा, इसमें T3 लगा, इसमें T4 लगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। ठीक है, तो हमने क्या किया, सारी जो डिस्टेंसेस थी उन सबको ऐड कर दिया, स्केलर एडिशन, क्योंकि डिस्टेंस है वेक्टर तो है नहीं, तो एडिशन कैसा होगा, स्केलर एडिशन। और जो टोटल टाइम लगा उसको उससे हमने डिवाइड कर दिया। इस वाले केस में अच्छा ये मैंने क्या किया, मतलब कि यहाँ इसकी पोजीशन कुछ है, यहाँ इसकी पोजीशन किसी के रिस्पेक्ट में कुछ तो होगी। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि ये पोजीशन वेक्टर मान लो R1 है और इसका पोजीशन वेक्टर मान लो R2 है, तो हमें इस रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। हमें किस बात से मतलब है कि वो इनिशियली कहाँ था और फाइनली कहाँ है। तो हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, समझ रहे हैं ना भाई। इसका पोजीशन वेक्टर मान लो R1 है, इसका क्या R2, तो R2 माइनस R1, T2 माइनस T1। ठीक है, एक्चुअली ये टाइम मान लो यहाँ से हो जाएगा, ये टाइम T2 था, यहाँ पे T1, तब नहीं तो ये T4 माइनस T1 कर देंगे इसको। टाइम इंटरवल वही रहेगा इसमें, क्योंकि वो जिस रास्ते से गया है या ये स्ट्रेट पाथ हम लेंगे, क्लियर। तो टाइम तो वही रहेगा। तो ये एवरेज स्पीड। अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस स्पीड की, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो क्या आएगा हमारे पास, वो होता है सिंपली, देखो उसको किसी फॉर्म में लिख लो, चाहे dx बाई dt लिख लो, चाहे dr बाई dt लिख लो, चाहे ds बाई dt लिख लो, एक ही बात है। ये हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब ये डेल्टा t है ना हमारा, एक्चुअली ये डेल्टा r बाई डेल्टा t ऐसे लिखते थे ना इसको हम, v एवरेज को, और डेल्टा t जब बहुत स्मॉल हो जाए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फार्मूले हैं हमने जो अभी तक देखे। चलिए कुछ स्पेशल केस करवाता हूँ इसमें। स्पेशल केस क्या है, मान लो कि एक डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये A से B तक है और ये इसका मिड पॉइंट है, टोटल डिस्टेंस है x, ठीक है, और ये x/2 है और ये x/2 है, राइट। A से B गया, टोटल कितना x, ये वाली डिस्टेंस x/2 है, ये वाली x/2 है, राइट। इसमें जो स्पीड थी इसकी वो थी v1, और इस डिस्टेंस में ये अगले हाफ में, मींस जो टोटल ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस हमारे पास है, उस केस में जो
हाफ डिस्टेंस है वो v1 से चला और हाफ किससे चला, v2 से। टोटल कवर का हाफ। ये ऐसे भी हो सकता था कि वो गया और वापिस आया, गया वो v1 से, ठीक है, और आया वो v2 से। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2x, तो x जाना और x आना, ठीक है। तो अगर जो कंप्लीट जो डिस्टेंस हमारी ट्रेवल्ड है उसका हाफ अगर v1 से चल रहा है और हाफ v2 से चल रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी इस केस में, देखिए v एवरेज। v एवरेज का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई, इसमें टाइम मान लो t1 प्लस t2, है ना, यही तो होगा भाई। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम मैंने मान लिया कि इसमें टाइम कितना लगा t1 लगा और इसमें टाइम कितना लगा t2, मैंने जस्ट मान लिया, टाइम से हमें कोई मतलब नहीं था, ठीक है, हमें दिया ही वही नहीं क्वेश्चन में। तो बताइए कि t1 क्या होगा। पहली बात तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x/2 है और x2 इक्वल टू भी x/2 है, ठीक है। दूसरा t1 हमारे पास क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है x/2 और स्पीड है v1। t2 क्या हो जाएगा x/2 और v2, ठीक है। तो हम इसमें पुट कर देंगे v एवरेज में क्या आएगा x/2 प्लस x/2 बाई v1 प्लस x/2 बाई v1 सॉरी v2, ठीक है। तो x/2 ऊपर, x/2 नीचे, ये तो कॉमन हो गया ना। कहने का मतलब ये है कि x/2 ऊपर से कॉमन लीजिए, क्या बचा उसमें 1 + 1, है ना। x/2 कॉमन, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1, डिवाइड बाई x/2 इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या 1/v1 प्लस 1/v2। x/2 से x/2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, देखिए v1 v2 क्या होगा, एलसीएम ऊपर चला जाएगा, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। v1 v2 एलसीएम लेंगे, ये घूम के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास v एवरेज आ गया। कब की बात है, जब टोटल डिस्टेंस को दो पार्ट में, दो हाफ में डिवाइड किया है। एक हाफ में स्पीड या वेलोसिटी v1 है और दूसरे में कितनी है v2 है, क्लियर। अगर इसको हम 3 हाफ में डिवाइड कर लें, ये पहला केस एक तरह से ये है कि इफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड्स इन 2 हाफ्स, 2 हाफ्स, ठीक है। दूसरे केस में हम लिख लेते हैं इफ टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड्स इन 3 पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स, राइट। तो ऐसे में हमारे पास क्या आएगा, देखो मान लीजिए कि यहां से यहां तक ये है हमारे पास क्या, टोटल x, राइट। इसमें क्या किया, x/3 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 3 पार्ट कर दिए इक्वल इक्वल। इसमें स्पीड v1, इसमें स्पीड v2 और इसमें स्पीड या वेलोसिटी v3, ठीक है। अगर ये v2 v1, तो इसमें v एवरेज क्या आएगा, देखो खुद से भी आप करेंगे तो आ जाएगा 3v1 v2 v3 डिवाइड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ये फॉर्मूला आएगा इसमें। अगर 3 इक्वल हाफ में हम इसको डिवाइड कर लेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट को, तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो ये आ जाएगा, क्लियर। तो जनरली तो हमारे पास ये 2 वाला ही काम आ जाएगा। अगर 2 है तो 2 हाफ में डिवाइड किया था 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, अगर 3 में किया तो ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। थर्ड केस इसमें बना लेते हैं, इफ मान लीजिए हमारे पास ये, इसको ऐसे लिखते हैं, ये यहां से यहां तक ना टोटल टाइम t लगा और यहां जो
t/2 टाइम है और यहाँ जो t/2 टाइम, इफ टोटल टाइम डिवाइड्स इन 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है, टोटल टाइम को हमने 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर लिया है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा देखिए, मान लीजिए इस हाफ में स्पीड वेलोसिटी v1 है, इसमें क्या है v2 है, तो v एवरेज इस केस में आ जाएगा, हाँ वैसे तो फॉर्मूला सीधा v1 प्लस v2/2 आएगा, अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। v एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास वही x1 प्लस x2/t1 प्लस t2, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो x1 क्या होगी भाई, स्पीड v1 है, टाइम t/2 है, तो v1 इंटू t/2 प्लस x2 क्या होगा, स्पीड v2 है, टाइम t/2 है, तो v2 इंटू t/2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2, इसका मतलब t/2 प्लस t/2, हाफ हाफ में बांट रखा है ना। तो देखिए ऊपर से t/2 कॉमन, t/2 अंदर v1 प्लस v2 डिवाइड बाई t/2, अंदर क्या बचा 1 प्लस 1, ये कैंसिल आउट, तो v1 प्लस v2 बाई क्या आ गया 2 आ गया, v एवरेज। कहने का मतलब ये है कि अगर जो आपको ये बता दिया जाए कि टोटल 10 सेकंड लगते हैं किसी मोशन में, ठीक है, 10 सेकंड के अंदर पहले 5 सेकंड वो चला 5 मीटर पर सेकंड से, अगले 5 सेकंड चला 4 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या आएगी, तो 5 प्लस 4/2, सिंपल, ठीक है। और अगर डिस्टेंस को इक्वल हाफ में बांटा गया है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला बताया मैंने, अगर 2 में बांटा गया है तो 2 इक्वल हाफ में बांट दिया गया, और ये जरूरी नहीं है जैसे गया और वापिस आया, जाना और उतना ही वापिस आना, अगर वो गया है v1 स्पीड से, आया है v2 से, तो ऐसे में भी हमारा फॉर्मूला वही होगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। अगर 3 में बांट दिया गया है, अलग अलग 3 इक्वल पार्ट्स हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, उनमें बांट दिया गया, एक में स्पीड v1 है, दूसरे में v2 है, तीसरे में v3 है, तो ऐसे में 3v1 v2 v3 बाई इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जाना। अभी इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ फॉर्मूलेज और पढ़ेंगे, ठीक है।